7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था। वो सिफारिशें सीधे तौर पर देश में एससी एसटी के बाद एक और आरक्षित वर्ग तैयार कर रही थी। ओबीसी वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर एससी एसटी के 22.5% से भी ज्यादा 27% का आरक्षण देने का ऐलान हुआ था। उस कानून ने सवर्णों को अकेला छोड़ दिया था। पूरे देश में उसका विरोध हुआ था। हजारों सवर्ण युवाओं ने जगह जगह पर उसका विरोध प्रदर्शन किया था। संसद के घेराव तक की तैयारी हुई थी। 65 से ज्यादा युवाओं ने अपनी जान दे दी थी। आपको देशबंधु कॉलेज के राजीव गोस्वामी की वो ऐतिहासिक तस्वीर याद होगी जिसमें उसने विरोध करते हुए खुद को आग लगा दी थी। कई छात्र पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे। वीपी सिंह पक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और दोनों को राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सवर्णों ने हमेशा के लिए कांग्रेस से अपना समर्थन खींच लिया था, लेकिन देश का सवर्ण वर्ग चीखता रह गया और सुनने वाला कोई नहीं था। देश के सवर्ण वर्ग को 3.5 दशक बाद कुछ ऐसा एक बार फिर से महसूस हुआ। एक और गाइडलाइन आई जिसने शिक्षण संस्थानों के अंदर एक बार फिर से सवर्णों को गुनहगार बनाकर अकेला खड़ा कर दिया। बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ। देश के सवर्णों ने यूजीसी के सामने यह बात स्पष्ट कर दी कि हमें जन्मना अपराधी बनाने वाली इस गाइडलाइन को स्वीकार नहीं करना है। 15 दिन से ज्यादा दिनों तक चले विवाद के बाद आज भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और अदालत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस गाइडलाइन की भाषा प्रश्नों के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस गाइडलाइन पर अंतरिम रूप से पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के जाति संबंधी नियम अस्पष्ट हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद जाति खानों से मुक्त हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे फैसले हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। तब तक के लिए 2012 की गाइडलाइन जारी रहेगी और साथ ही साथ केंद्र और यूजीसी दोनों को नए सिरे से इस ड्राफ्ट को तैयार करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने उस चिंता को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल और हॉस्टल हों, जैसा कि यूएसए में है, जहां गोरे और काले बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग हॉस्टल्स बना दिए गए हैं। भारत की एकता हमारे एजुकेशनल संस्थानों में दिखनी चाहिए। आप स्कूलों कॉलेजों को अलग थलग नहीं रह सकते। अगर कैंपस के अंदर ऐसा माहौल होगा तो लोग कैंपस के बाहर कैसे आगे बढ़ेंगे। ये तमाम बातें भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। यूजीसी गाइडलाइंस पर स्टे लगाते हुए, जिसको लेकर के 15 दिनों से विवाद चल रहा था, तमाम तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यतः सवर्ण वर्ग के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अपने डर को जाहिर कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि भारत की न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी और आज स्टे लगा करके यह न्याय हुआ है। यह स्टे इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह स्टे इसलिए नहीं लगा है क्योंकि देश के विपक्ष ने सरकार पर दबाव बना दिया या म्यांमार से कोई पीपीटी आ गई। यह स्टे इसलिए लगा क्योंकि देश के सवर्ण वर्ग ने राजनीतिक समीकरणों को तोड़ते हुए एकजुटता दिखाई और इसका विरोध किया। स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था को आकार नहीं लेने दे सकते जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और भारत की सनातन परंपरा को कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर रही हो। सोचकर देखिए कितना खतरनाक कानून था ये। इस कानून में हर स्तर पर लिंग, जन्म, स्थान, पहचान के आधार पर प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन जैसे ही बात जाति के आधार पर प्रोटेक्शन की आती थी, सवर्ण वर्ग को एकदम अकेला अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया गया था। यहां यूजीसी के बौद्धिकों ने स्पष्ट रूप से मान लिया था कि किसी भी रूप में एक सवर्ण पुरुष या महिला के साथ कॉलेज कैंपस में जाति के नाम पर भेदभाव होता ही नहीं है, जबकि आज के समाज की सच्चाई अलग है। सवर्णों और विशेषता ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ हर रोज हेट स्पीच आपको सुनने को मिल सकती है। उनके साथ जाति आधारित भेदभाव के अपराध आप सुनने को देख सकते हैं। उससे आगे बढ़कर के उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट्स भी होते हैं और ये नफरत आज की नहीं है। गांधी की हत्या के बाद चित्पावन ब्राह्मणों के नरसंहार से लेकर उत्तराखंड में अक्षत शुक्ला नाम के एक छात्र की आत्महत्या तक अनगिनत केस आपको मिल जाएंगे जिनमें स्पष्ट रूप से सवर्णों के, ब्राह्मणों के खिलाफ एक तरह से जाति को आधार बनाकर हिंसा हुई है।
लेकिन उनको एकदम से दरकिनार कर दिया गया और यह बता दिया गया कि एक सवर्ण के साथ जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यह बता दिया गया था कि सवर्ण का जन्म अपराधी के तौर पर होता है, वो कॉलेज में एक अपराधी के तौर पर आता है और जिस दिन किसी का उसका होना पसंद नहीं आएगा उसे उस अपराध की सजा दे दी जाएगी जिस अपराध को शायद उसने कभी किया भी नहीं था। यह एक गाइडलाइन थी जो कहती थी कि हमें कॉलेजों में इक्विटी कमेटी बनानी है। 9 सदस्यों की यह कमेटी कैंपस में रहने वाले छात्र, अध्यापकों, व्यवस्थापकों, मालियों, चपरासियों का भाग्य तय करती। लेकिन इस कमेटी का ढांचा ऐसा था जिसमें 9 में से 5 सीटें SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी और इसमें सवर्ण या जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य रूप से एक तरह से शून्य कर दिया था। यहीं से सवाल खड़े होने शुरू हुए थे कि क्या यह व्यवस्था बनाते हुए यह मान लिया गया है कि एक वर्ग जन्मजात शोषक है और दूसरा हमेशा शोषित। यहीं से यह सवाल उठा कि क्या यूजीसी की ओर से यह स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बार फिर से ओबीसी को SC, ST के बराबर शोषित बना करके खड़ा कर दिया जाएगा। 2023 की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट की चर्चा भी हुई थी जिसमें सरकार की तरफ से खुद बताया गया था कि पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में SC, ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर सिर्फ 1.02% रही है। इन सभी तथ्यों ने लोगों के जहन में बड़े सवाल खड़े किए जिसके बाद बड़े स्तर पर विरोध किया गया। तार्किक रूप से साबित किया गया कि यह कानून जिन भी विशेषज्ञों ने बनाया है उनकी विशेषज्ञता सिर्फ और सिर्फ एक नई समस्या को खड़ी करने की है, वो किसी तरह का हल नहीं लेकर के आ रहे हैं। और यही बात अदालत की टिप्पणियों में भी रिफ्लेक्ट हुई है। कोर्ट की तरफ से भी सवर्ण वर्ग की जो चिंताएं थी उन्हीं को लेकर के सवाल खड़े किए गए। मसलन भाषा को लेकर के विशेषज्ञों के द्वारा जिन तथ्यों तर्कों के आधार पर इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया गया उसको लेकर के, और उसके बाद अदालत के द्वारा स्टे लगाया गया है और कहा गया है कि 2012 की गाइडलाइन ही जारी रहेगी और नए सिरे से इस ड्राफ्ट को तैयार किया जाएगा। अच्छी बात आज यही है कि अदालत ने हिंदू समाज के इस विरोध को सुना और उस पर कार्रवाई की, लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। समाज में व्याधियां हैं, समाज में समानता को और अधिक पुख्ता रूप से लाने की आवश्यकता है, लेकिन उसका अप्रोच ऊपर से नीचे का नहीं बल्कि नीचे से ऊपर का होना चाहिए। जिस देश को 2047 में विकसित बनना है वो देश कैसा सोचेगा, ऐसा सोचते हुए कानून बनाने की जरूरत है। जरूरत है ये सवाल पूछने की कि ऐसा क्यों हुआ कि 5 साल विधायक, सांसद, मंत्री बनने के बाद माननीय के काफिले में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई और 75 साल आरक्षण पाने के बाद भी एक वर्ग अपने घर की पक्की छत और थाली की पक्की रोटी और सड़क पर चलने के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार की किसी योजना या व्यवस्था पर आश्रित रह रहा है। क्यों आज हर गांव में सरकारी स्कूल होने के बाद भी प्राइवेट स्कूल हर साल खुल रहे हैं? क्यों प्राइवेट स्कूलों में कम सैलरी पाने वाले अध्यापक अच्छा पढ़ा रहे हैं और ज्यादा सैलरी पाने वाले सरकारी अध्यापकों से बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? क्यों प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ने अपने ऐसे गुण विकसित नहीं किए कि आज भी सरकारी स्कूल की सबसे बड़ी यूएसपी फ्री का खाना और फ्री की ड्रेस रह गई है? क्यों विद्यार्थी बनने की पहली सीढ़ी ही काई से भरी हुई है? क्यों समाज के वंचित वर्गों को वह गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं मिल पाई कि जिससे उनके अंदर यह आत्मविश्वास आ पाता कि कोई चाह कर भी मेरे हक की चीज नहीं छीन सकता? इन अधिकारियों और राजनेताओं के द्वारा जिन तथ्यों के गलत मतलब निकालकर ऐसी गाइडलाइन बनाने का प्रयास किया गया, उन तथ्यों को ध्यान से समझने और उस पर काम करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज में अगर SC, ST, OBC का ड्रॉप रेट ज्यादा है तो उसका यही मतलब क्यों निकाला गया कि इसकी वजह सिर्फ भेदभाव है? ऐसा तो है नहीं कि 100% SC, ST, OBC ने शोषण से पीड़ित होकर कॉलेज छोड़ दिया हो, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चों के साथ भेदभाव हुआ और कुछ के सुर्खाब के पर लगे थे इसलिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया। कॉलेज ड्रॉप की एक बड़ी वजह उनकी पारिवारिक स्थिति हो सकती है, कॉलेज के बाद नौकरी की प्रत्याशा हो सकती है, उनकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, कॉलेज के अन्य बच्चों की बौद्धिकता के साथ खुद को मिसफिट पाना, या बस उनका मन नहीं लग रहा हो। ऐसी कई वजहें हो सकती हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिस आरक्षण को चूरन की तरह बांटा गया वो असल में उन अभ्यर्थियों को अपंग, कमजोर बना रहा हो। उन पर कायदे से अध्ययन करके काम किया जाए तो एक बेहतर नतीजे पर पहुंचा जा सकता है जो वाकई कोई रिजल्ट देगा। ये सवाल पूछे जाने और इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है कि 75 वर्षों तक आरक्षण और तमाम सामाजिक न्याय की राजनीति होने के बाद भी एक वर्ग आज अपने आप को शोषित क्यों पा रहा है। यह स्टे लगा है और यह अच्छी बात है, लेकिन इस फैसले के आगे भी इस मुहिम की मंजिल है। आगे जब सरकार के कुछ नीति निर्माताओं को बिग ब्रेन टाइम जैसा कुछ फील हो तो असल में दिमाग लगाकर काम किया जाए, ना कि एक चलताऊ ढर्रे का कोई सोशलिज्म का नाटक किया जाए। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।